सभी को नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूशन पर आपका स्वागत है। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब शोध अभिक क्षमता से संबंधित 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में ये आज छठी वीडियो है। चलिए आ- आज का विषय शुरू करते हैं। पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट विजिट करके आप पहले की वीडियो अवश्य देख लिए। तो आज का प्रथम प्रश्न है। प्रश्न 151वां क्वेश्चन को छोड़ छोड़ देते हैं, फिर आगे चलते हैं 152 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक ऐसी स्थिति के वर्णन के लिए प्रयोग किया जाएगा जब एक शोध उस चर या आयाम को माप सकता है जिसके लिए वो बना है। मतलब सीधी बात है, चर या आयाम को माप सकता है एक ऐसा शोध। तो इसके लिए हम कौन सा शब्द एक ऐसी स्थिति मतलब कौन सा शब्द यूज करेंगे इसके लिए, है ना, ये पूछ रहे हैं। तो वैधता शब्द यूज होगा, उपयुक्तता या विश्वसनीयता। क्या हो जाएगा इसमें? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैधता। इसके लिए हम वैधता शब्दों को प्रयोग करेंगे। फिर आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसंधान की विशेषता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो अनुसंधान व्यवस्थित है, अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है, अनुसंधान समस्या उन्मुख है, अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, अनुसंधान एक प्रक्रिया है। बाकी व्यवस्थित है, ये भी सही है। और समस्या उन्मुख है, ये भी है। और निष्क्रिय नहीं है, ये भी सही है। फिर ये निम्नलिखित में से किसका शोध के परिणामों के सामान्यीकरण से निकटतम संबंध है। शोध के जो परिणाम है ना, उसका सामान्यीकरण के निकटतम संबंध किसका है? बाहरी वैधता का, निष्कर्ष का। तो सामान्यीकरण मतलब है निष्कर्ष है, मतलब बी तो होना ही होना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। फिर 155वां है, एक शोध विधि या उपकरण जो शोधकर्ता को हर बार अलग परिणाम दे रहा है, ऐसी स्थिति को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है? बताइए। जो हर बार अलग अलग परिणाम दे, तो उस उपकरण को क्या क्या बोलेंगे? क्या निम्न वैधता बोलेंगे, कम बस विश्वसनीयता बोले, उच्च वैधता या उच्च विश्वसनीयता बोलेंगे? तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, कम विश्वसनीयता। जो हर बार अलग अलग वो दे, निष्कर्ष दे, परिणाम दे, तो उसको हम कम विश्वसनीयता बोलेंगे, ठीक है ना। आगे कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग शोध निष्कर्षों की प्रामाणिकता के संदर्भ में होता है। निष्कर्षों की प्रामाणिकता के संदर्भ में कौन से शब्द प्रयोग करते हैं? मौलिकता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सभी शब्द हम प्रयोग करते हैं। फिर यह निम्नलिखित अनुसंधान में से कार्य साधन सदैव किसका अभिन्न भाग रहा है। ध्यान दीजिए, कार्य साधन पहले भी हम ये प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो किसका अभिन्न भाग है ये? उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रायोगिक अनुसंधान का ये अभिन्न भाग है। कार्य साधन कह लो, अवलोकन कह लो, नियंत्रण कह लो, ये तीन चीज जो है ये अनुसंधान का, प्रायोगिक अनुसंधान का अभिन्न अंग है। फिर आगे है उपकल्पना का सूत्रीकरण या हाइपोथेसिस के बारे में प्रश्न। क्या निम्नलिखित में से किस शब्द का हम किसी व्यवहार को नियंत्रित करने के शिष्ट अनुमान को प्रकट करने के लिए उपयोग करते हैं? तो व्यवहार को नियंत्रित करना है और शिष्ट अनुमान को प्रकट करना है, तो इसके लिए हम किस शब्द का उपयोग करते हैं, ये पूछ रहे हैं। प्रयोगात्मक नियंत्रण का, उपकल्पना का, सिद्धांत का या प्रयोगात्मक चर का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हम उपकल्पना मतलब हाइपोथेसिस का ही ये परिभाषा है, ठीक है ना। हाइपोथेसिस को ये वर्णन कर रहा है। फिर विभिन्न उपकल्पनाओं की कार्य विधि का उपयोग किस स्थिति में किया जाना चाहिए? बताइए। उपकल्पनाओं का प्रयोग हम किस स्थिति में करेंगे? शोध के अंतिम चरण के दौरान, शोध अध्ययन की योजना के दौरान, या परिणाम के प्रकाशनों के समय,
या उपरोक्त में से कोई नहीं? कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। परिणामों के प्रकाशन के समय ये भी बिल्कुल नहीं होगा, और शोध के अंतिम चरण के दौरान ये भी नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा? शोध अध्ययन की योजना के समय ही हम उपकल्पना का प्रयोग करेंगे। फिर है, निम्नलिखित में से किसके आधार पर मान्यताओं को निरूपित किया जा सकता है? मान्यताओं को निरूपित करना है किसके आधार पर? देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, या विश्वविद्यालयों, या जातियों की विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर, या उपरोक्त सभी? तो क्या हो जाएगा उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी के माध्यम से हम मान्यताओं को निरूपित करते हैं। फिर आगे है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के शब्दों में उपकल्पनाओं को वर्णित नहीं किया जा सकता? घोषणात्मक शब्दों में, रिक्त उपकल्पना या प्रश्न प्रपत्र से, सामान्य या दिशात्मक? किसके द्वारा उपकल्पनाओं को वर्णन नहीं किया जा सकता होगा? वर्णन। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामान्य। सामान्य शब्दों में हम उपकल्पना का वर्णन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 162वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान में शोध उपकल्पना को सम्मिलित करने की कम से कम संभावना होती है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान में, या संस्थात्मक अनुसंधान में, या वर्णनात्मक अनुसंधान में, या उपरोक्त से कोई नहीं? कोई नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। और तो कम से कम संभावना होती है शोध उपकल्पना सम्मिलित करने की, वो है वर्णनात्मक अनुसंधान में। ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिक्त उपकल्पना को वर्णित कर रहा है? रिक्त उपकल्पना किसे कहते हैं ये बता रहा है। तो चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता अनुसंधान उपकल्पना के रूप में, व्यक्तिनिष्ठ रूप में, या चरों के बीच अंतर होता है? तो क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चरों के बीच कोई अंतर नहीं होता। इसी को रिक्त रिक्त उपकल्पना या रिक्त नल हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर है, अनुसंधान परिकल्पना का तात्पर्य क्या है? तो क्या हो जाएगा? वर्तमान शोध की समीक्षा करना, चरों के बीच में संभावी संबंधों का विवरण देना, जब यह कहा जाए कि उनको पुष्ट करना या नकारना, या ऑप्शन बी और सी? तो बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी, ये दोनों हो जाएगा सही। फिर ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन शोध प्रश्न के लिए विकास की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शोध प्रश्नों के लिए विकास की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन कर रहा है? तो कथनों को ध्यान से पढ़िए, फिर उत्तर दीजिए, फिर मैं थोड़ी देर में उत्तर बताता हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक व्यापक प्रश्न को और अधिक स्पष्ट बना दिया जाता है, जैसे शब्दों को और अधिक स्पष्ट रूप में परिभाषित किया जाता है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर है, एक अच्छे अनुसंधान के प्रश्न कैसे होना चाहिए? बताइए अनुसंधान के प्रश्न कैसे होना चाहिए? तो इन चार में से क्या उत्तर हो जाएगा बताइए। वीडियो को पॉज करके आप अपने मन में पहले उत्तर सोच ले, उसके बाद ही मेरा उत्तर सुने, तभी आपको कुछ बहुत फायदा रहेगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साध्य, स्पष्ट और महत्वपूर्ण और नैतिक। ये सारे ऐसे ऐसे प्रश्न होने चाहिए। फिर है, निम्नलिखित में से किसी शोध में प्रयुक्त प्रश्नों की सबसे अनिवार्य विशेषता कौन सी है? देखो फिर से, शोध प्रश्नों की अनिवार्य विशेषता कौन सी है? ऊपर भी हम बता चुके हैं और नीचे भी बताने हैं। इन चार में से कौन सा हो जाएगा उत्तर बताइए। पहले पढ़ लीजिए, फिर आराम से उत्तर दीजिए, उसके बाद ही मेरा उत्तर सुनिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदत्तों के संग्रह की संभावना, जो कि प्रश्नों का उत्तर देने के प्रयास में एकत्र किया गया जाता है। फिर आगे है, निम्नलिखित में से एक अच्छी उपकल्पना कैसी होनी चाहिए? बताइए, अच्छी सिनॉप्सिस कैसे होनी चाहिए? सॉरी, सिनॉप्सिस नहीं, हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए? तो यह एक तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसका प्रदत्तों द्वारा परीक्षण किया जा सके, ज्ञात तथ्यों के साथ विधिपूर्वक या विशिष्ट अनुकूल होनी चाहिए, सीमित दायरा होना चाहिए, और वैश्विक महत्व नहीं होना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, यह इस तरीके से तैयार की जानी चाहिए जिसका प्रदत्त द्वारा परीक्षण किया जा सके।
फिर आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक उपकल्पना को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? बताइए, एक उपकल्पना जो है हाइपोथेसिस को किस रूप में हम वर्णन करेंगे? अंतर्ज्ञान के रूप में, प्रकृतिकृत अनुमान के रूप में, या शोधकर्ता द्वारा अपने शोध के लिए धनराशि प्राप्त करने के प्रयास के रूप में, या अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में भविष्यवाणी के रूप में? तो इन चार में से क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर एकदम स्पष्ट दिख रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संभावित परिणामों के भविष्यवाणी के रूप में। फिर कहते हैं, निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना के निरूपण की आवश्यकता नहीं होती? तो किस में उपकल्पना की आवश्यकता नहीं है? क्या मानक अध्ययन में, प्रयोगात्मक अध्ययन में, ऐतिहासिक अध्ययन में, या सर्वेक्षण विधि में? तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक विधि में जो है उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना? फिर है, एक परिचालन परिभाषा का अर्थ क्या है? ऑपरेशनल परिभाषा का अर्थ क्या है? तो इन चार में से क्या उत्तर हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, यह विशिष्ट अनुभव सिद्ध उपायों के संदर्भ में होती है। फिर एक शोध रिपोर्ट में निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है? निष्कर्ष हम किस लिए करते हैं, या निष्कर्ष का उद्देश्य क्या होता है? तो चारों ऑप्शनों को पढ़िए, फिर आप मेरा उत्तर सुनिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह शोध सवालों के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्षों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं। फिर 173वां, निम्नलिखित में से उपकल्पना को स्पष्ट रूप से कथित करने का मुख्य लाभ कौन सा है? उपकल्पना को बढ़िया ढंग से बोलने का क्या लाभ है? तो ये शोधकर्ता को अध्ययन के संभावित परिणामों के बारे में गंभीर एवं विशेष रूप से सोचने पर बल देता है, यह अध्ययन को सरल बनाता है, यह परिभाषा को स्पष्ट करता है, यह अनुसंधान प्रभाव को कम करता है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये ही इसका सही उत्तर होगा। फिर है 174वां, निम्नलिखित में से दिशात्मक उपकल्पना का उदाहरण कौन सा है? देखो, दिशात्मक उपकल्पना का उदाहरण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है। तो इस उपकरण को छात्रों के पढ़ने के स्तर में अंतर होता है, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा? बताइए, खुद से पढ़िए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक कक्षा में समूह निर्देश व्याख्यान की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। फिर 175वां, निम्नलिखित में से किस में उपकल्पना का निरूपण करना आवश्यक नहीं है? उपकल्पना का निरूपण करना आवश्यक नहीं है किस में? बताइए। तो पहले हम पढ़ चुके थे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए 175 का ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक शोध में जो है उपकल्पना या सिनोप्सिस हनी हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस की कोई भी जरूरत नहीं होती है। फिर निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है उपकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए। ये एक अस्थायी प्रस्ताव है, उपकल्पना की वैधता अज्ञात होती है, इसको सामान्यीकृत किया जा सकता हो, या उपयुक्त सभी। सही नहीं है कौन सा बताना है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों की तीनों बातें सही नहीं है। तो ये आपको नोट डाउन करके रखना है, ये अस्थायी प्रस्ताव नहीं अभी तो स्थायी प्रस्ताव है। फिर है एक मिश्रित शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक है? फिर इसमें इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनको एकीकृत रूप में दर्शाना। फिर है लघु न्यायादर्श में शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए शोधकर्ता किसका उपयोग करता है? तो शून्य परिकल्पना का परीक्षण करना है तो किसका उपयोग करेंगे हम? तो टी परीक्षण का, एनोवा का, या चाई वर्ग परीक्षण का, या फैक्टर एनालिसिस? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी परीक्षण करते हैं शून्य परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए। आगे है अनुसंधान के चर से रिलेटेड क्वेश्चन कि वस्तुओं, घटनाओं या चीजों के गुणों को किसके द्वारा मापा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर के द्वारा हम मापते हैं। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है 180वां, प्राय अनुसंधान ऐसे हैं जिसमें बड़ी संख्या में चर होते हैं। एक सांख्यिकीय तकनीक जिसका उपयोग इस प्रकार के अध्ययन में एक
स्थापित करने के लिए किया जाता है जहाँ चरों के समूह की चेष्टा या प्रवृत्ति परस्पर संबंधित होने की होती है। तो इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा बताइए? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारक विश्लेषण। ठीक है ना, इसको कारक विश्लेषण कहा जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।